हम्म, बातचीत शुरू की जाए आपके साथ। और जयंत जी, अपना रोल नंबर बताइए। जी 300 709 सर। 300 709। जी सर। अच्छा, एक सहायक प्रबंधक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर मुख्यतः एक सहायक प्रबंधक का जो अस्पताल में दैनिक ऑपरेशंस जो टास्क हैं वो सही तरीके से कंप्लीट हो, जिसमें पेशेंट के इन से लेकर आउट तक की सारी प्रोसेस स्मूथली हम्म, हो, जिसमें मेन मुख्यतः सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली हो, और जो भी गुणवत्ता या फिर मानक के अनुरूप सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अस्पताल में सारे डिपार्टमेंट्स उसमें प्रॉपरली उसमें काम करें। यही मुख्य उद्देश्य तो यही है सर। हम्म। अच्छा, अभी आप कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में कार्यरत भी हैं, है ना? जी सर। तो आपको इस हॉस्पिटल में कार्य करते हुए क्या क्या समस्याएं जी आती हैं, क्या सर। चुनौतियां आती हैं मेन आपके साथ? जी। सर मुख्यतः मेरी जो प्रोफाइल है वो क्वालिटी मैनेजर की है यहाँ पर। तो हम्म, मुझे एनएबीएस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है। मेन जो एक प्रॉब्लम होती है जो अ, यहाँ पर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन का एक इशू रहता है, जिसमें मुझे मुख्यतः लोगों के बीच में ये समन्वय स्थापित करवाना है कि उनका काम क्या है एज पर एनएबीएस स्टैंडर्ड, ताकि वो डिपार्टमेंट वैसा ही काम करे और हम सेट सेट के अकॉर्डिंग काम कर पाए। तो एक कोऑर्डिनेशन का इशू रहता है, दूसरा है लैक ऑफ ट्रेनिंग। हम मेजरली स्टाफ को ट्रेन करते हैं कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, और फिर उनमें मतलब हमें डिफिशिएंसी मिलती है कि वो काम जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो एक ट्रेनिंग की समस्या और कोऑर्डिनेशन, ये दो मुख्य हमें चीजें मिलती हैं सर। हम्म। तो अभी तो आप यहाँ पे निजी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो फिर सरकारी क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? सर अभी सरकारी क्षेत्र में मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि सॉरी। मेरा जो एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का वो मतलब मुझे हॉस्पिटल की काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मतलब मैंने एक 10 साल से हॉस्पिटल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। सरकारी क्षेत्र में इसलिए भी आना है मेरा चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इम्प्लीमेंट करने वाली योजनाएं हैं या फिर जो कार्य है उसको मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ। इसके अलावा एक सरकारी क्षेत्र में मैं आकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ में अपने आप को अपना जो काम है उसको ज्यादा अच्छा पहचान दिला पाऊँ। एक ये भी मेरा कारण सर। अच्छा, आजकल ग्रीन हॉस्पिटल काफी चर्चा में है। क्या है ये ग्रीन हॉस्पिटल का कंसेप्ट? तो मेजरली ग्रीन हॉस्पिटल में एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड काम करने का होता है। तो जो हम्म। हॉस्पिटल है उसमें हम कम से कम एनर्जी को वेस्ट करके हम्म। नेचुरल सोर्स नेचुरल लाइट्स को ज़्यादा यूज करके हम हॉस्पिटल में रन कर सकते हैं। जैसे कि हम लाइटिंग्स पर वर्क करें, ऑटो कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट हो, हम सोलर एनर्जी का यूज करके वाटर हीटर का और मतलब वाटर हीटिंग के लिए काम कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल जो वर्क है उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेचुरल लाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। हमारे जो विंडोज हैं वो इतनी इनफ साइज की हों कि बाहर से लाइट हो और कम से कम हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। इसी कंसेप्ट को आधार बनाकर भी हॉस्पिटल कंसेप्ट लागू किया गया है सर। अच्छा, हॉस्पिटल्स में रोबोटिक्स का क्या उपयोग किया जाता है? सर मेनली रोबोटिक्स का जो हॉस्पिटल में अभी फिलहाल में जो यूज हो रहा है वो सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी एरिया में ज्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे हम जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी रोबोट्स इम्प्लीमेंटेड हैं, जिसमें हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक रोबोट का यूज करते हैं जो मैनुअल इंटरवेंशन को ज्यादा प्रिसाइजली काम करने में हेल्प करता है। जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में अगर जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी वहाँ पर हम करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हम, तो ये हेल्प करता है प्रिसाइजली काम को कंप्लीट करने में। लेकिन इससे मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत फिर भी रहती है। तो एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी इस करने में इसमें हेल्प मिलती है सर। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ हर जगह एआई का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप जी सर। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एआई का जी सर। प्रयोग कहाँ तक संभव देखते हैं? सर मेनली हम अगर जो हॉस्पिटल में अगर जो सरकारी अस्पताल की बात करते हैं तो हम पेशेंट के इन से लेके आउट तक में कहीं कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले पेशेंट इन अगर हमारे पास में होता है और वहाँ पर वेटिंग टाइम से रिलेटेड अगर जो हमारे पास में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में वहीं पर भीड़ मिलती है, तो ओपीडी एरिया में हम एआई का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट सिस्टम हो सकता है, वेटिंग टाइम से रिलेटेड काम को रिड्यूस करने में हो सकता है। इसके बाद में हम रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें रिपोर्ट डिस्पैच वाला एरिया है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को खुद ब खुद यहाँ ना आना पड़े, उसको
जीसी रिपोर्ट रेडी हो और हम उसको हैंड ओवर उसके मोबाइल या फिर उसके जो भी असाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर स्विच कर सक दे सके। इसके बाद में जितना भी हॉस्पिटल का मेडिकल रिकॉर्ड होता है हम उसको एआई पे स्विच कर सकते हैं, जिसमें हमें एचएमएस की हेल्प लगेगी, लेकिन उसमें पेशेंट का सारा डाटा उसमें हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट भी ऑलरेडी इसके ऊपर वर्किंग करती है, जैसे कि आभा आईडी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने भी कुछ सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किए हैं जिसके बेसिस पर सारा डाटा उसके पोर्टल पे स्विच हो जाता है, जो हर हॉस्पिटल या फिर किसी भी अदर एरिया में उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है सर। तो ठीक है। यहाँ तक हम काम कर सकते ठीक है जयंत जी। ओ, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जयंत जी, आप मुझे बताइए कि जो पेशेंट सेफ्टी गोल है, ये क्या होते हैं? हैं सर। ये मैम आईपीएसजी के 6 गोल्स होते हैं जिसमें हम पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। ये गोल्स के कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम अ, उनको यूज कर सकते हैं। तो पहला गोल इसमें हमारा है आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। जो हम्म, पेशेंट को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, ये गोल है। इसके सॉल्यूशन हमारे पास दो होते हैं मेनली, यूनिक आइडेंटिफिकेशन और पेशेंट नेम, हम उसी के तरीके आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में है इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इंश्योर करने के लिए हम इस बार टूल यूज करते हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन, सिचुएशन, रिस्क असेस और रिकमेंडेशन ऑन बैकग्राउंड इस बार। हाँ, ये टूल यूज करके हम पेशेंट को सही से आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली स्टाफ एक दूसरे को हैंड ओवर दे सकता है। जो उसके बाद में रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। जो हाई रिस्क मेडिसिन हम जो पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, जिसको अ, उसके रिस्क को कम करने के लिए हम लासा हाई रिस्क मेडिकेशन, इमरजेंसी मेडिसिन सेग्रीगेशन, ये मेथड यूज करके हम हाई रिस्क मेडिकेशन का रिस्क को कम कर सकते हैं। उसके बाद में इंश्योर सेफ सर्जरी होता है। सेफ सर्जरी इंश्योर करने के लिए हम साइट एंड साइट मार्किंग करते हैं। डब्ल्यूएचओ की सेफ्टी चेकलिस्ट होते हैं जिसमें प्री, इंट्रा और पोस्ट वाला जो मोड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद में एचआई को रिड्यूस करना एक और गोल होता है, जिसमें मेनली हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग स्टेप्स को फॉलो करवाना और अदर एचआईसी से रिलेटेड इंडिकेटर्स उसको फॉलो करके हम इसको कम कर सकते हैं। और रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉल, जिसमें फॉल प्रिवेंशन के लिए हम मेथडोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें ठीक है, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता ठीक है, ब्रेक हो ठीक है, सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, बताइए कि जो आपका सेनाइट सेंटिनल इवेंट जो होते हैं, ये क्या होते हैं? यूजली इवेंट्स की कैटेगरी में सेंटिनल सबसे हार्मफुल होता है, जिसमें मेनली उसका होता है 2 वीक से ज्यादा इम्पेयरमेंट या फिर डेथ तक जो हो जाता है, उसको सेंटिनल इवेंट कहते हैं। जैसे कि पेशेंट के अगर जो फॉल के तहत अगर हड्डी टूट जाती है तो वो सेंटिनल इवेंट में ही आता है, क्योंकि इम्पेयरमेंट 2 वीक से ज्यादा ही रहेगा। या फिर अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको सेंटिनल इवेंट कहते हैं सर। ठीक है। अच्छा, ये आपने तो मेंशन किया है कि आपका जो कर्तव्य है क्वालिटी कंट्रोल, एनएबीएच और एनएबीएल, इसके साथ साथ सेवा उत्कृष्टता और प्रक्रिया में सुधार। तो किस तरीके से आप प्रक्रिया में सुधार करते हैं? मेनली जो हम मेरा मेरा जो काम है, जितने भी हमारे पास इंसिडेंस रिपोर्टिंग होता है उसमें मैं रूट कॉज आइडेंटिफाई करता हूँ और करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन डिपार्टमेंट्स को सजेस्ट करता हूँ। इनकेस अगर कोई प्रोसेस गैप मिलती है मुझे, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि इस प्रोसेस के बेसिस पर आप अपने डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेरे हॉस्पिटल में वीकली बेसिस पर मैं फीडबैक की मीटिंग कंडक्ट करता हूँ, जिसके बेसिस पर पहले डिपार्टमेंट एचओडीज को अपने जिस भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट की फीडबैक्स हैं उन्हें शेयर करता हूँ। वो अपना करेक्टिव एक्शन और उसका प्रिवेंटिव एक्शन दोनों मेंशन करके मुझे शेयर करते हैं। फिर हम मिलकर उसका डिस्कशन करते हैं और हम रिव्यू करते हैं कि पुराने जितने भी फीडबैक्स हैं उसके बेसिस पर कितना इफेक्टिवली उस पर क्लोजर हुआ है। इसके अलावा फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड हम करते हैं, और जितने भी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी हमको टास्क हमने डिपार्टमेंट वाइज असाइन किए हुए हैं, उसको इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एनएबीएच के कितने चैप्टर है टोटल? आपको कुछ जानकारी है चैप्टर के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण और चैप्टर के बारे में? हाँ। 10 चैप्टर्स हैं मैम इसमें, जिसको हमने 5 पेशेंट सेंट्रिक है और 5 ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड होते हैं, जिसमें 639 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है, 100 स्टैंडर्ड्स हैं मैम, और अच्छा, जिसको हमने कोर कमिटमेंट ठीक है, एक्सपीरियंस ठीक में है, बांटा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आप इंदौर से है ना? जी मैम। और इसमें नागदा भी आपने मेंशन किया है, नागदा। जी मैम। तो यहाँ आपका क्या संबंध है नागदा से? नागदा मेरी मैम जन्मस्थली है। मैं वहाँ पर मेरा बर्थ प्लेस नागदा ही है। उसके बाद में मेरी स्कूली शिक्षा नवोदय विद्यालय घटिया उज्जैन से हुई है। इस और स्कूलिंग के बाद में इंदौर में शिफ्ट हो गया था, जिसमें मैं कॉलेज मेरा स्कूल इंदौर से ही हुआ है। तो अभी मैं 2011 सन से इंदौर में ही रह रहा हूँ, अच्छा, तो नागदा में बस मेरे नागदा के बारे में बताइए, क्या जानते हैं नागदा के बारे में आप? नागदा मुख्यतः नागदा की जो बसाहट थी, मतलब जो मेरे पिताजी जो उसमें ग्रेसिम इंडस्ट्री में जो एक स्टेबल फाइबर बनाने की ग्रेसिम की एक इंडस्ट्री है वहां पर, जिसमें रेयन, रेयन, रेयन।
नहीं, रेयॉन नहीं मैम, स्टेबल नागदा फाइबर में, बनाते हैं। नागदा में रेयॉन का भी है। रेयॉन का हम मुख्य मेनली ग्रेसिम इंडस्ट्री का ही है। मैं शायद इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। रेयॉन भी है, उसको देख लेना, नागदा से ही रिलेटेड है रेयॉन, है ना। जी जी मैम। अच्छा, और इंदौर के बारे में बताइए, इंदौर में आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है। मेनली यहाँ पर जो हमारी देश प्रदेश की आर्थिक राजधानी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर कॉरपोरेट संस्थाएं और जो स्कूल मतलब शिक्षण संस्थाएं दोनों हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद में यहीं पर जॉब करने के लिए होता है, जो एक प्रदेश के लिए आर्थिक राजधानी बनने का उसको मौका भी मिलता है, और इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियली ग्रोथ जो होती है वो इसके लिए काफी अच्छी जगह है इसका। अच्छा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जी जी मैम। पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो अभी एक आपने न्यूज़ सुना है कि किसी कोचिंग सेंटर में आग लग गई और कुछ जी बच्चे थे, मैम। है ना, उनकी मृत्यु हो गई। तो जी कारण मैम। क्या था आग लगने का। मैम एक तो उसकी फायर एंट्री और एग्जिट दोनों एक ही थी। मेन तो उसका रूट कॉज ये था, फायर सेफ्टी नॉर्म्स उसमें प्रॉपरली फॉलोड नहीं थे जो आइडियली होने चाहिए, जिसमें हम तो फायर हॉस्पिटल में ऐसी जो है घटनाएं ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसी जो घटनाएं ना घटे। हाँ। हाँ, उसमें ना हो उसके लिए मानक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले फायर फायर मॉनिटरिंग सिस्टम हम उसमें डालते हैं, जिसमें अगर जो वाटर सिस्टम जो हमारा फायर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि सारी जगह पर फायर स्प्रिंकलर इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है, रिक्वायर्ड एरिया में हीट डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा हम कॉल बेल सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी बेसिस पर इमीडिएटली फायर होने का ऊपर हम कॉल बेल से इंटीमेट करें, और हर जगह पे अवेलेबिलिटी इंश्योर करते हैं फायर सिलेंडर्स की। और स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं कि इन केस ऑफ द मेजर टू माइनर माइनर टू मेजर फायर उनको किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करना है। इसके अलावा टाइम समय समय पर हम मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करते हैं। यही इसके बेसिस पर हम इंश्योर कर सकते हैं कि फायर्स ना हो। ठीक है। अच्छा और ये बताइए, ठीक है, जो वेड एनालिसिस होता है इसके बारे में बताइए, क्या है ये, किससे तो संबंधित है। वेड, वी फॉर वेड, सॉरी, वी 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 होता है ना, ओके, वेड एनालिसिस। हाँ। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक मेथोडोलॉजी है, जिसमें वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल कैटेगरी में हम प्रोडक्ट या फिर हमारे यहाँ पे जो सर्विसेज सॉरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसको हम डिफाइन करते हैं। मेनली ये हम फार्मेसी में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वाइटल यानी कि जो इमरजेंसी मेडिसिन हमारे पास में वाइटल कैटेगरी में होती है, जिस मेरा अंतिम प्रश्न है। हेलो। ठीक है, ठीक है, अब मेरा अंतिम प्रश्न है, फिर मैम पूछेंगे। हाँ आप कुकिंग करते हैं। जी मैम। कुकिंग करते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं जी कुकिंग भी, आपकी हॉबी को भी और जी आपके मैम। काम को भी। आपका जो कार्य है, आप अभी मेनली असिस्टेंट मतलब मैनेजर मुझे क्वालिटी, कुकिंग कभी हाँ। कभी बताइए, अच्छा लगता है करना, कि उसमें मतलब क्या जी बनाते हैं मैम। कुकिंग में, क्या बनाते हैं आप। जी, कुकिंग मतलब मेरे लिए एक हॉबी। नहीं, आपने हॉबी भी मेनली तो मैं मेंशन। सारी जो मतलब रीजनल डिश जो हमारे पास में हम कभी भी खाते हैं मतलब डेली। हाँ मतलब मैं सब कुछ बना सकता हूँ, आया हो कि मतलब मुझे सब कुछ बनाना आता है। चलिए, अगली बहुत नेक्स्ट टाइम इससे पूछूंगी मैं, कुकिंग से कुछ प्रश्न, है ना। हेलो। तो तैयार करके रखिएगा मैम। जयंत जी। हाँ, मैं मुझे थोड़ा इसके ऊपर प्रॉपर आंसर्स भी रेडी करना है मुझे, वो आप हेल्प कीजिएगा प्लीज इसमें। हाँ, बाद में बता देंगे फीडबैक में, है ना। जी मैम। जयंत जी, जी सुन पा रहे हैं आप मुझे। हॉस्पिटल में भी तो खाना जी मिलता मैम, यस मैम। है, जिसका भी हाँ, तो कुकिंग बताइए उत्पादन और संचालन हाँ में क्या आ अंतर रही है। है। उत्पादन और संचालन में अंतर। उत्पादन में उत्पादन उत्पादन और में हम संचालन। प्रोडक्शन जो करते हैं, जैसे कि इसमें प्रोडक्शन होता है, और संचालन संचालन में हम
उत्पादन हम प्रोडक्शन वाले फोकस करते हैं, जिसमें कि स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम मैन मशीन को सिखा के ये करते हैं कि आपको इस काम को इतने मटेरियल के साथ में क्लोज बनाकर कंप्लीट करना है, जिसमें एक मोनोटोनस वर्क होता है जो कंप्लीट होता है। संचालन में मेन की स्किल्स के ऊपर थोड़ा वर्क ज्यादा होता है, क्योंकि हर बार उसको सर्विस इंडस्ट्री में हम संचालन से रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स हो या फिर जो कस्टमर हो, उसकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, तो हर उसमें होता है, इसमें मैनेजमेंट स्किल थोड़ा ज्यादा इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। संचालन में हमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस है वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। संचालन प्रबंध के उद्देश्य। संचालन प्रबंध के उद्देश्य मुख्यतः एक, हम स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल को फॉलो करके सर्विसेज प्रोवाइड करें, और सॉरी, कोई बात नहीं। गुणवत्ता नियंत्रण क्या है? मेनली क्वालिटी कंट्रोल, जो सेट स्टैंडर्ड है उसके बेसिस पर सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट मतलब वो क्रिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम ध्यान देते हैं, जिसके हम अलग अलग छोटे छोटे इंडिकेटर्स के बेसिस पर मेजर करते हैं। और एक प्रश्न में पूछ के आगे बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। आ, अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे। वेतन और मजदूरी में अंतर बताइए। मजदूरी, वेतन, सैलरी। आपको सैलरी मिलती है कि मजदूरी मिलती है? मुझे तो सैलरी मिलती है। तो बस अब अंतर कर लीजिए, क्या होता है मजदूरी और वेतन में अंतर? श्रमिक मतलब जो नहीं, इसका आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम सोच के कॉमन बताइएगा। कॉमन सेंस की बात है। इसका ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैम पूछेंगे आपसे। जी मैम। जैन जी, जी मैम। आयुष्मान भारत के बारे में बताइए कुछ। आयुष्मान भारत एक हॉस्पिटल मतलब सरकार की तरफ से हाँ इम्प्लीमेंटेड हाँ। एक योजना है, जिसमें मेन मुख्यतः मतलब गरीब और जो एलिजिबल लोग हैं उनके लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटी कम करने, ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल करवाने के लिए एक सुविधा है, जिसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हम उसमें कम कर सकते हैं। मुख्यतः इसमें 5 लाख रुपए तक का कवरेज पेशेंट्स को मिलता है, जिसमें वो हॉस्पिटल के अंदर आकर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो पीएचसी और सीएचसी जो है उसको भी उसमें काफी इम्प्रूव किया गया है, जिसमें हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसको पीएमजे योजना कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? कोई दो का नाम बताइए और क्या प्रोसेस है उसका। मेनली अभी एक तो शिशु योजना। कोई भी बता एक सकते हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, वृद्ध व्यक्ति हाँ, से हो, एक तो बच्चों से, कोई भी। लाडली बहना योजना सरकार ने शुरू की है, जिसमें उसमें पोषण और पोषण और खाद्य के लिए उन्हें 1250 रुपए डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसके अलावा जननी सुरक्षा योजना भी इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन ये सेंट्रल फंडेड होती है, जिसमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, और इसमें आशा कार्यकर्ता और जो माताएं हैं उन्हें भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा के तहत फाइनेंशियली हेल्प किया जाता है। इसके अलावा जननी शिशु सुरक्षा योजना भी सरकार चला रही, इसको क्रियान्वयन कर रही है। लीडरशिप क्या होता है? व्हाट इज लीडरशिप? यहाँ पर थोड़ा वर्क करना है मुझे। आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ। लीडरशिप। लीडरशिप, हाँ। और लीडरशिप में मेनली लीड का किसी भी प्रोग्राम या टास्क को लीड करने के लिए एक के गुण होते हैं, जो अपनी टीम को हैंडल करके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में ये किसी भी टास्क को अचीव करते हैं, उसमें लीडरशिप कहते हैं सर। अच्छा, ठीक है। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बताइए। लीडरशिप का एक आपने अच्छे अच्छे से डेफिनेशन नहीं दिया है, बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है, अक्सर पूछेंगे आप। ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन में को अभी एक अब जिसका एक नेशनल हेल्थ मिशन पहले शुरुआत में एनआरएचएम के तहत हुआ था, जिसको
2006 में इसकी शुरुआत की थी, जिसमें ग्रामीण आज में ग्रामीण एरिया में गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आज ट्रीटमेंट में किया हुआ। गया शुरू किया था। उसके बाद में 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन शुरू किया था, और दोनों को बाद में ज्वाइन करके नेशनल हेल्थ मिशन नाम दे दिया गया है। और जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों और गरीब लोगों को सेवा और स्वास्थ्य सेवा देने का मेन उद्देश्य है उनका। ईयर गलत बताया आप। 5 है, 6 नहीं है, 5, अच्छा, उसमें 2005। जननी शिशु वो जननी सुरक्षा योजना 2006 में हुई थी। नहीं, दोनों पहले आपकी 2005 वीडियो ही में है, बता था। दोनों 2005 ही है, 12 अप्रैल 2005। 12 से 2005, हाँ। 5 दोनों है, 2005। हाँ, आपकी सुबह वीडियो सुन रहा था उस पे। 2005 ही है। जी हाँ। चलिए सर। जयंत जी, जी अ, आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए? जी सर। सॉरी बताइए सर, आप, आवाज नहीं आ रही। आपका आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों किया जाए? आपका अच्छा, चयन क्यों मेरा किया जाए? सर, मुझसे मेरी हॉस्पिटल का काफी 10 सालों का अनुभव है, जिसमें मैंने हॉस्पिटल को रन करना, हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन करना, मुझे मुख्यतः ये आता है। इसके अलावा मेरे पास जो नॉलेज है मेनली क्वालिटी डिपार्टमेंट और ओपीडी ऑपरेशंस का, उसके बेसिस पर मैं जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो होने वाली जो इंक्वायरी या फिर गवर्नमेंट की जो स्टेट है उसके बेसिस पर मैं गुणवत्ता को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं वहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। मैंने जो काम किया है अभी जो हॉस्पिटल में, मेनली इसमें फैसिलिटी राउंड से रिलेटेड या फिर डिपार्टमेंटल का ऑडिट से रिलेटेड जो काम है, वो मुख्यतः हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट और हॉस्पिटल को एक अच्छे से रन करने के लिए ही मैं इसमें काम करता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, इसको मैं सरकारी अस्पताल में इम्प्लीमेंट करके उसे काफी अच्छे से रन कर सकता हूँ। ठीक है, जयंत जी, आपका साक्षात्कार आज का यही समाप्त हो रहा है ना? काफी अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। लग रहा है हमारी बात कम सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ? नहीं सर, वो थोड़ा सा साउंड कम करना पड़ता है, वो अभी मैं जहाँ पर अच्छा एरिया अच्छा हूँ तो सर मैं चाहता नहीं कि बाहर पता चले। ठीक है। मेरा देखिए जयंत जी, बहुत सारी बातें पॉजिटिव हैं आपके अंदर। आपने पूरे इंटरव्यू के दौरान कभी आपका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ, है ना? बड़े आत्मविश्वास के साथ आपने साक्षात्कार दिया, चेहरे पर आपने हल्की मुस्कान भी रखी। हाँ, ये जरूर है कि तथ्यात्मक गलतियां हुई ईयर को लेकर के, है ना? जी सर। तो 2005 की जगह आपने 2006 बताया, तो हालांकि ये जी माइनर सर। मिस्टेक है। तो यदि जहाँ पे आपको स्पष्ट ना पता हो, है ना, वहां पे या तो सारी बोलिए या तो अनुमान लगा लीजिए कि मैं ठीक से जी सर। रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि 2005 या 6 में, है ना, इस तरह से तो आप बच जाएंगे। ठीक है ना? तो ठीक है। गलत उत्तर नहीं देना है, बोर्ड को ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है है सर। ना? ये डेट वगैरह इतना इफेक्ट हो गया ना, ये तो ये याद जी रख सर। पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, किसी के लिए भी होता है ना? तो ऐसे सिचुएशंस में आप अनुमान के आधार पर उत्तर दीजिए कि लगभग हाँ, बोल सकते हैं है ना, 2006 कि के लगभग के लगभग आसपास, है ना? 5-6, है ना? 5-6 इस तरीके से। तो आपका ये अधूरा उत्तर भी पूर्ण उत्तर मान लिया जाएगा, है ना? जी सर। तो ये करिए, और बाकी सारी चीजें आपके अंदर पॉजिटिव है। बाकी अब अगला, जब ये दूसरा मार्क था आपका मेरे ख्याल में, ये ये दूसरा दूसरा है मार्क, सर। दूसरा था ना? हाँ, हम्म। क्योंकि मुझे याद है मैंने पहला आपका लिया था, ये दूसरा है। ये तीसरी बार जब, मतलब अगली बार जब आप बैठे तो इस बार औपचारिक पोशाक में बैठिए, है ना, ताकि जी उसका भी मूल्यांकन कर पाए कि उसमें कुछ जरूरत है सुधार की, या अपने आप में पूर्ण है ना? जी सर। बाकी चीजें तो ठीक है, और पर्सनालिटी वाइज आप हाथों को ना पैरों के ऊपर, थाई के ऊपर रखना रहता है, ऐसे करके सीधे, है ना? तो ठीक है। ऐसे बैठिएगा, ऐसे सीधे बैठिएगा कि पूरा आपका हेड से बॉडी लेके पोस्चर और देखिए, हाँ, इस तरीके से कभी बैठिएगा, है ना? टेबल को साइड में करके जब इस तरीके से बैठिएगा, एक बार तो बैठे कम से कम, है ना? हाँ, कम से कम एक बार बैठे ताकि आपका पूरा संपूर्णता में अध्ययन, आपका अवलोकन किया जा सके। ठीक जी है, सर। चलिए, बाकी ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस है। बाकी इसमें लिख दिया है, सर इसमें जो जो। हाँ सर, हाँ मेरे कुछ डाउट्स है, मैं पूछूं क्या? हाँ, हाँ, पूछिए पूछे। पूछिए। हाँ सर, एक तो कुकिंग वाला जो है, मतलब मुझे आता सब कुछ बनाना और मैं बना भी लेता हूँ, पर मुझे उसका आंसर फ्रेम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा ये है कि अभी रिसेंटली मैंने एनएबी का असेसमेंट करवाया है हॉस्पिटल में,
तो क्या उसको मैं बोलना चाहिए कि मैंने मतलब मैं इंट्रोडक्शन मेरा बोल नहीं पाया, लेकिन उसमें मुझे बोलना चाहिए कि एनएबीएच और एनएबीएल का रिसेंटली इंट्रोडक्शन मतलब मैंने करवाया, इसके अलावा मैं डीएनपी में भी ऐसे करवाता हूँ। हाँ, तो उसको बोलेंगे तो उससे प्रश्न बन जाएंगे, है ना। बस अगर उसको बारे में बताएंगे आप तो उससे प्रश्न फिर आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा, उसी से रिलेटेड प्रश्न सबसे पहले बनेंगे, हाँ, तो उनको क्योंकि मैं पढ़ चाह रहा हूँ कि लीजिएगा। जो मैंने किया हाँ, है, उसी के बारे में ठीक। क्वेश्चंस हाँ, किए जाए तो सबसे ज्यादा पहले बेहतर उसी के बारे में ही हो सकता पूछा जाए, जरूरी नहीं, लेकिन जहां तक है। और कुकिंग में आप ये बोल सकते हैं ना, सब कुछ बना लेता हूँ, सब कुछ बना लेता हूँ, मतलब सब कुछ में तो फिर सब कुछ आ गया। आप ये बोल सकते हैं ठीक है। जो मेरे घर में बनता है वो मैं सब कुछ बना लेता हूँ, बस। अब आपके घर में क्या ठीक है। बनता है ये तो आपको पता है ना। ठीक है। कुल मिला के जो आप बताएंगे ना उसकी रेसिपी और दी जाएगी इसके अलावा जो कुछ भी। एनएबीएच एनएबीएल डीएनबी मतलब हाँ, ये पूरा इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा, हाँ रेसिपी एनएबीएच तो बता। एनएबीएल। जैन जी, हॉबी से ठीक रिलेटेड है। नोट्स डल गए और हैं, 300 से ज्यादा पेज के हैं, आप उनको देख सकते हैं। हिंदी में डल गए, इंग्लिश में भी 1-2 दिन में डल जाएंगे। तो आप वहां पे जाएंगे तो कुकिंग ठीक है। देख लीजिएगा, जिस पेज में कुकिंग है तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक